सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। बुलेटिन में बात होगी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई की, मुश्किलों से घिरी माधवीपुरी बुच की। देखेंगे राहुल गांधी पर दर्ज हुए एक और मुकदमे को, मायावती के बड़े एक्शन को, जानेंगे केंद्र की त्रिभाषा नीति के खिलाफ बढ़ते विरोध को, और बुलेटिन के आखिर में बात सामना में एकनाथ शिंदे को लेकर किए गए बड़े दावे की। लेकिन दिन भर के तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस का केंद्र पर तीखा हमला, ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार में संघर्ष करने को मजबूर है दलित और आदिवासी समाज, पार्टी ने सरकारी आंकड़ों का दिया हवाला। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी पर पलटवार, बोले पहले अपना घर ठीक करें, उनके कई विधायक हमारे संपर्क में। बीजेपी ने शिव कुमार को कहा था कांग्रेस का शिंदे। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार का बड़ा बयान, कहा जज अफसर मंत्री सीएम आम आदमी की तरह, पावर को सिर पर चढ़ा लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोहन यादव के मंत्री प्रहलाद पटेल का विवादित बयान, कहा जनता को भीख मांगने की आदत पड़ गई है, कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा जनता को भिखारी समझती है बीजेपी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद से बंगाल की वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का गंभीर आरोप लगाया, जिस पर अब चुनाव आयोग की तरफ से सफाई आई है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट पे। चुनाव आयोग लगातार विवादों में घिरा हुआ है, उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई सामने आई है। आयोग ने कहा कि मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी EPIC नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन इनमें जनसांख्यिकी विवरण, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसे विवरण अलग अलग हैं। एक जैसी संख्या होने का मतलब ये नहीं है कि मतदाता फर्जी हो। दरअसल ममता ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के कथित समर्थन से बंगाल की वोटर लिस्ट में हरियाणा और गुजरात के फर्जी वोटर्स को जोड़ने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि बंगाल में मौजूद एक एजेंसी बंगाल के वोटर्स के नाम बदलकर हरियाणा, गुजरात और दूसरे राज्यों के वोटर्स के नाम जोड़ रही है, जबकि वोटर ID और कार्ड नंबर सेम रख रही है, और ये काम सीधे दिल्ली से किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर ऐसा ही आरोप लगाया था। और अब जब पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तब ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनावों को प्रभावित करने के लिए हरियाणा और गुजरात के मतदाताओं को नामांकित करके दिल्ली और महाराष्ट्र वाली रणनीति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। यानी बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी और चुनाव आयोग एक बार फिर वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों से घिर गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से सफाई भी दे दी गई और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन शिकायतों को दूर करने की दिशा में अहम बैठक बुलाई है, जिसमें वोटिंग लिस्ट तैयार करने वाले अधिकारी भी शामिल होंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नए चुनाव आयुक्त आयोग पर लगे सवालिया निशान मिटा पाएंगे। आयोग ये देखने वाली बात होगी। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, तो सेबी की पूर्व चीफ माधवीपुरी बुच एक बार फिर शेयर मार्केट में कथित धोखाधड़ी के आरोपों पर मुंबई के स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जिससे बढ़ने वाली है पूर्व सेबी चीफ की परेशानी, देखिए इस रिपोर्ट में। सेबी की पूर्व चीफ माधवीपुरी बुच एक बार फिर चर्चाओं में है। मुंबई के स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी की पूर्व चीफ के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने यह आदेश शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी के आरोपों के बीच दिया है। बुच के अलावा 5 और लोगों पर भी मामला दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 2024 के आखिर में तत्कालीन सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। साथ ही इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। हिंडनबर्ग के इन आरोपों पर माधवीपुरी बुच और उनके पति ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमने कोई भी जानकारी छुपाई नहीं है और हिंडनबर्ग के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि माधवीपुरी बुच पर सिर्फ धोखाधड़ी के आरोप ही लगे हैं। सितंबर 2024 में वित्त मंत्रालय को सेबी के 500 कर्मचारियों ने खत्म करने की बात चलती है, जिसमें आरोप लगाया था कि सेबी कार्यालय में माहौल बहुत टॉक्सिक है। यानी देखा जाए तो माधवी बुच का कार्यकाल तो खत्म हो चुका है, लेकिन कार्यकाल के दौरान लगे गंभीर आरोपों से बुच को अब तक छुटकारा नहीं मिल पाया है। बुच के खिलाफ FIR दर्ज करने की मंजूरी मिल गई है, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में एक नई शिकायत दर्ज हुई है।
खास बात यह है कि इस बार मानहानि का मामला किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि हाथरस के बहुचर्चित कथित सामूहिक शोषण से जुड़ा है। पिछले साल दिसंबर में राहुल गांधी ने इस मामले की पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर न्याय का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उन्हें ही फंसाने की कोशिश हो रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी पर हाथरस मामले पर दिए एक बयान को लेकर शनिवार को मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले में आरोपी लड़कों के बरी हो जाने के बावजूद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि शोषण करने वाले बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी को यह जानकारी होने के बावजूद कि तीनों लड़कों को आरोपों से बरी कर दिया गया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जिसके लिए उन्हें अब नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन बता दें कि हाथरस मामला देश भर में राजीव कुमार फेल, जिसे लेकर एसआईटी, सीबीआई और तमाम प्रमुख जांच एजेंसियों ने इसकी जांच की थी। वो लोग गलत है, जिसको खलास करने के बाद वो बर्बाद करेगा। वो लोग चारों आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन पिछले साल 12 दिसंबर को राहुल गांधी हाथरस की चंपा कोतवाली क्षेत्र में पीड़िता के घर पहुंचे थे, जिसके बाद बीजेपी सरकार पर फिर सवाल खड़े हो गए थे। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखना और सामूहिक शोषण के आरोपियों का खुलेआम घूमना राहुल गांधी सेकंड महात्मा गांधी, देश का सुपन राहुल गांधी को सौंपना चाहिए। राहुल के इस बयान के बाद रवि कुमार उर्फ रामू, लवकुश और रवि ने अधिवक्ता मुन्ना सिंह के द्वारा 1.5 करोड़ का नोटिस राहुल गांधी को भेजा है। नोटिस में तीनों के लिए 50-50 लाख रुपए की मांग की गई है। अधिवक्ता ने बताया कि तीनों लड़के समाज में बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर बरी कर दिया है। कोर्ट ने इसे दुष्कर्म का केस नहीं माना है, पर राजनीति के तहत एक्स पर पोस्ट अपलोड कर जिंदगी में फिर से दाग लगाया जा रहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बांग्लादेश पोजीशन होगी। राहुल गांधी जितने मिलिट्री शासन आएगा, मुद्दे उठा रहे हैं, उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे भी दर्ज होते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मायावती पर हमला बोला था और अब बसपा प्रमुख ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया, भतीजे आकाश आनंद को बड़ा झटका लेकर बैठ गया। इसके साथ ही मायावती के फैसले से बीएसपी के अंदर बिखराव साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या फैसला किया मायावती ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती एक्शन मोड में है। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। अब आकाश आनंद बसपा में किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। इसके साथ ही आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। आनंद कुमार बसपा अध्यक्ष मायावती के भाई हैं। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस तरह बसपा में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। दरअसल मायावती ने लखनऊ में आज पार्टी की अहम बैठक बुलाई और इस दौरान ये फैसला लिया गया। बैठक में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बता दें कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को कुछ समय पहले अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया था और अब अचानक से उन्हें ही पार्टी के सभी पदों से हटाना आकाश आनंद के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मायावती के इस फैसले के पीछे की वजह क्या है। मायावती ने इसके लिए आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को ही जिम्मेदार बताया है। मायावती के इस फैसले से खेमे में खलबली मच गई है और बीएसपी के अंदर पारिवारिक बिखराव साफ दिखाई दे रहा है। बता दें कि इससे पहले आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती के इस कदम से बीएसपी में बिखराव बढ़ेगा। मायावती के फैसले से बीएसपी के अंदर बिखराव दिखाई दे रहा है तो मोदी सरकार की ट्राई लैंग्वेज नीति का दक्षिण भारत में विरोध हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तो इसे लेकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना में भी यही तस्वीर बनती नजर आ रही है और अब इस लीग में पंजाब भी शामिल हो गया है। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण भारत में मोदी सरकार की ट्राई लैंग्वेज नीति का जमकर विरोध हो रहा है और अब ये उत्तर भारत में भी फैलता नजर आ रहा है। पंजाब में भी इस नीति का विरोध शुरू हो गया है। तमिलनाडु ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। तमिलनाडु के लोगों ने देश में भाषा युद्ध को फिर से भड़का दिया, जिसके बाद तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य मुख्य भाषा के रूप में लागू करने के आदेश दे दिए थे और अब पंजाब ने भी इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। अब पंजाब की स्कूलों में पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। एक तरफ बीजेपी अपनी ट्राई लैंग्वेज नीति को लागू करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसका उद्देश्य छात्रों को 3 भाषाओं यानी हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षित करना है। लेकिन सरकार के इस फैसले को हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एम.के. स्टालिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदी न जाने कितनी ही क्षेत्रीय भाषाओं को निगल गई। उन्होंने केंद्र पर हिंदी भाषा थोपने और तमिलनाडु के लिए फंड जारी न करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि वो इसके खिलाफ किसी भी जंग के लिए तैयार है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास पुराना है। 1965 में भी केंद्र सरकार ने हिंदी को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की योजना बनाई थी और तब भी तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें कई छात्रों की जान चली गई थी। इस आंदोलन ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था।
ऐसे में अगर मोदी सरकार इस नीति को लागू करती है तो भाषा का ये विवाद एक बड़े आंदोलन में बदल सकता है। और जिस तरह से एक के बाद एक राज्य इसके विरोध में आ रहे हैं, ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब तक हिंदी थोपने का आरोप तमिलनाडु की तरफ से लग रहा था। इसके बाद परिसीमन का विरोध भी तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने किया और अभी विरोध कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी कर रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने परिसीमन को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र 2 प्रमुख कार्य करेगा, राष्ट्रीय जनगणना और परिसीमन अभ्यास। हालांकि 2025 का तीसरा महीना शुरू हो चुका है और अब तक जनगणना का कुछ अता पता नहीं है। वहीं परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत में विरोध शुरू हो चुका है। पहले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने इसका विरोध किया। स्टालिन 5 मार्च को इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2026 में होने वाला यह अभ्यास दक्षिणी राज्यों पर एक खतरे की तरह मंडरा रहा है। वहीं अब कर्नाटक से भी कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है। डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी दक्षिण की सीटों को कम करने की तैयारी में है और हम इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी इज अपोज्ड टू दिस डिलिमिटेशन। वी डोंट एग्री। दे वांट टू रिड्यूस आवर सीट्स इन द साउथ, सो वी आर नॉट हैप्पी विथ व्हाटएवर दे आर डूइंग। So we will fight at the entire election commission. We will fight in the court of law. We will fight with the people. And what they are doing is not right. Reducing any seats in any states of southern India is not right. बता दें कि परिसीमन से जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों का स्वरूप बदलने की तैयारी है। उत्तर भारतीय राज्यों में जहां अधिक सीटें बढ़ेंगी, वहीं दक्षिणी राज्यों में मामूली बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 82 और 170 के जरिए परिसीमन प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक राष्ट्रीय जनगणना के बाद संसद को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और संख्या को पुनः परिभाषित करने के लिए परिसीमन अधिनियम पारित करना होगा। वहीं अनुच्छेद 170 के तहत ये राज्य विधानसभाओं के परिसीमन को नियंत्रित करता है और जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या निर्धारित करता है। और बुलेटिन के आखिर में बात सामना में एकनाथ शिंदे को लेकर किए गए बड़े दावे की। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना में शिंदे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि शिंदे ने अमित शाह से बीते दिनों सुबह 4 बजे एक गुप्त बैठक की, जिसमें उन्होंने फिर से सीएम की कुर्सी पर अपना दावा जताया है। तो क्या महाराष्ट्र में टूटने वाली है महायुति? देखिए इस रिपोर्ट में। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने एक नया राजनीतिक धमाका किया है। सामना में एकनाथ शिंदे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया कि शिंदे ने अमित शाह से एक गुप्त बैठक में फिर से सीएम पद पर अपना हक जताया। शिंदे ने अमित शाह से शिकायत भी की कि मेरी और मेरे लोगों की घेराबंदी की जा रही है, मुझे खत्म करने की कोशिश हो रही है। अखबार लिखता है कि अमित शाह ने शिंदे को साफ मना कर दिया कि उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिल सकती। शाह ने साफ कहा कि हमारे 125 विधायक चुने गए हैं, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं। इस पर जब शिंदे ने कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो शाह ने कहा कि नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, आप क्या चाहते हैं। शाह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का ही रहेगा, अगर आपको सीएम बनना है तो बीजेपी में विलय करिए, बाहर का आदमी अब महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनेगा। शिंदे ने जब पूछा कि फिर मेरी पार्टी का क्या होगा, तो शाह ने कहा कि वो हमें सौंप दीजिए, पार्टी हमने ही बनाई थी, आप चिंता मत करें। सामना में दावा किया गया कि बातचीत खत्म होने के बाद शिंदे होटल से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर साफ निराशा झलक रही थी। उद्धव ठाकरे के अखबार ने यह भी लिखा कि मराठा अस्मिता की सौदेबाजी करने वालों की फौजें आज महाराष्ट्र में खड़ी हो गई हैं। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के दौर में भी वतनदारी के लिए गद्दारी की जाती थी और आज भी सत्ता के लोभ में दिल्ली को सलाम किया जा रहा है। जब उद्धव ठाकरे से बगावत की गई तो एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये मराठा स्वाभिमान की लड़ाई है, लेकिन वही शिंदे आज दिल्ली के दरबार में सर झुकाए खड़े हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।